हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 27 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एडिटोरियल और आइडिया पेज से हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फेलिंग द टेस्ट। इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि अभी जो सेकंड वेव कोविड-19 की आई है उसमें इंडिया ने जो जल्दबाजी दिखाई थी, कौन सी, जिसमें वैक्सीन मैत्री की बात की जा रही थी, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात की जा रही थी, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। साथ में यूएसए के साथ में जो रिलेशंस हैं उनको लेकर के कि वैक्सीन की ज़रूरतें आज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपने आप को कहने वाला यूएसए कितनी हेल्प कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया पे एक रेज देखने को मिला, आउटरेज देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला पब्लिक से सीधा। ठीक है, तो ऐसे में यूएसए ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो हम जानेंगे और इन दो तीन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे। करंट सिनेरियो इंडिया यूएस रिलेशनशिप को हेल्थ के साथ कनेक्ट करके अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। दूसरा इधर द वैक्सीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी डोजेस दे दी, कितनी कमी रही, क्या था क्या नहीं था, ये तो देखेंगे नहीं। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं इस आर्टिकल में, लास्ट वाले पोर्शन में ये चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा इसी पेज पे हम देखेंगे गेम मस्ट गो ऑन। कल अभिनव बिंद्रा, ठीक है, उनका एक आर्टिकल आया था, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था इसी न्यूज़पेपर में लास्ट में। कल इंडियन एक्सप्रेस का जब आपने देखा होगा एडिशन स्पोर्ट्स पेज पे कि आईपीएल चल रहा है, पैंडेमिक की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं बाहर और अभी भी गेम्स रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एडिटर अपनी तरफ से क्लियर एक मैसेज देना चाह रहे हैं। मैसेज भी क्या, एक रियलिटी भी है कि आईपीएल के चलते कितना स्ट्रेस कम हो रहा है, वो भी देखो आप। लोगों को एंगेज करके रख रहा है, घर पे रखने के लिए कहीं ना कहीं आईपीएल रोल प्ले कर रहा है। दूसरा कि आईपीएल को चलने के पीछे क्या क्या वजहें और हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है। एक ये वाला आर्टिकल है द फर्स्ट फास्ट। अभी आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में यहाँ पर समीना दलवई, ठीक है, ये एक टीचर हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, तो ये बोल रही हैं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम फास्ट किया अब की बार, तो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बता रही हैं। और फिर उसके बाद में प्रॉफिट मोहम्मद का जो हिस्ट्री रहा कि कैसे इस फास्टिंग का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया, उसके बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। तो एक बार इस पर भी हम नज़र डाल लेंगे लास्ट में एकदम। ठीक है, और ये हम डिस्कस करेंगे नहीं। इसके अलावा आइडिया पेज से हम एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो है एन अनक्वाइट नेबरहुड। कि दोनों तरफ, एक तरफ वेस्ट की तरफ बात करो तो अफगानिस्तान, ईस्ट की बात करो तो म्यांमार, दोनों में अभी शांति बिल्कुल भी स्थापित नहीं हो पा रही है। कोशिशें बहुत की जा रही है, तो दोनों को कंपेयर किया जा रहा है सी राजा मोहन के द्वारा। अच्छा आर्टिकल है, ये भी देखेंगे। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे और नीचे वाला आर्टिकल भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास में पोर्शंस हैं कुछ और एक दो आर्टिकल डिटेल में वो देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है फेलिंग द टेस्ट। देखो, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर लगातार एक ही चीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, क्योंकि अभी जो ये जाइगेंटिक सेकेंड वेव ऑफ कोविड हम देख रहे हैं, इसके लिए जो वैक्सीन प्रोडक्शन की डिमांड हो रही है, वैक्सीन प्रोडक्शन जितना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं उनके द्वारा भी रिक्वेस्ट की गई है और अलग अलग तरीके से सपोर्ट की डिमांड की गई है कि कैसे भी करके सपोर्ट दिया जाए इंडिया को। आप देखोगे ये जो सुनामी है, सुनामी कौन सी, जो इंडियन सोशल मीडिया पे शुरू हो गई, जिसमें लोगों ने सीधा गवर्नमेंट्स को अटैक करना शुरू कर दिया। बोले इस तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्या? ये तो खोखली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप अपने आप को एक दूसरे का साथी बोलते हो, एक दूसरे के साथ में मरने जीने की कस्में खाते हो। तो ऐसे में अगर इंडिया आज अकेला परेशान है तो यूएसए अपनी आंखें कैसे घुमा सकता है, मोड़ सकता है अपने आप को। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर भी बनता चला गया और यूएस मीडिया में भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया। आज आप देखोगे कि 40 से लगभग 40 मिलियन एस्ट्राजेनेका, जिसको हम कोविशील्ड यहाँ पर बोल रहे हैं वैक्सीन को, उस वैक्सीन के स्टॉक पाइल्स अवेलेबल है। दैट मीन्स स्टॉक अवेलेबल है यूएसए में 40 मिलियन, जो कि आने वाले टाइम पे यूज़ भी ना हो, ऐसा भी लग रहा है पूरा। तो ऐसे में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इस पूरे स्टॉक पाइल का शेयर या फिर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर सके, उसके लिए कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। तब जाकर के यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनी ब्लिंकन,
उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर मैसेज दिया कि हम ज़रूर काम करेंगे। तो ये आप देखोगे कि हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी जिसको यूएसए ने बहुत लंबे समय तक ये जो गैप दिया ना, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको मिस किया। बट वही चीज़ है कि अभी न्यूज़ देखी, जो बाइडन को थैंक्स भी कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई आपने जो फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजा है कोविड वैक्सीन का, उसके लिए और रॉ मटेरियल के लिए भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहे हैं। बट फिलहाल हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ये जो हफ्ता गया है पिछला, जिसमें इंडियंस ने कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, नए इन्फेक्शंस आ रहे हैं, डेथ हो रही है, हमने भी देखा 3.5 लाख के लगभग पर डेली केसेस, 3000 के लगभग डेली डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसे में यूएसए अपने हाथ नहीं धो सकता, और कोशिश तो की गई है, क्योंकि अब वही चीज़ है, बिजनेस माइंडेड लोग, कैपिटलिस्ट कंट्री रह गया ना, तो कैपिटलिस्ट कंट्री का, कैपिटलिज्म का यहाँ पे आप दिमाग लगा लो सीधा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बहुत बड़े सवाल उठने लग गए, क्योंकि अभी जब हमने देखा कि क्वाड समिट अभी हुई थी, वर्चुअल क्वाड समिट ऑर्गेनाइज की थी जो बाइडन ने आते ही ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए के जो लीडर्स थे उनके द्वारा, और उसमें क्या आउटकम निकला था कि हम कोलैबोरेट करेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे वैक्सीन डेवलपमेंट करने में, इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने में। तो ऐसे में वैक्सीन की डिमांड ही तो की थी इंडिया ने, कुछ और थोड़ा ना मांगा था। इनसे तो बढ़िया डोनाल्ड ट्रंप थे, कम से कम उन्होंने वेंटिलेटर्स तो अवेल कराए थे, और इंडिया ने इसके जवाब में हाइड्रोक्लोरोक्विन करके एक ड्रग थी, मेडिसिन थी, वो दी थी। कहने का मतलब एक रिलेशन अच्छा तो था, बट जो बाइडन ने तो वो भी गड़बड़ कर दी। पर चलो ठीक है, मैंने जो बताया आपको वो हो चुका है कि एक कंसाइनमेंट आ गया इंडिया में। तो बेसिकली पॉइंट क्या आ गया कि अमेरिका ने क्या कहा, बोला अमेरिकन्स फर्स्ट बोल दिया, पहले हम अमेरिकन्स को वैक्सीनेट पहले करेंगे, फिर उसके बाद में भेजेंगे। अरे भाई, जब आपके पास में एक्स्ट्रा 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज पड़ी हैं, जिसको कि हो सकता है कि चांसेस ये हैं कि आप यूज़ ही ना करो, तो आप कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। और दूसरा, ये वायरस ऐसा है जो बॉर्डर्स को तो बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं कर रहा है। ये आज इंडिया में अगर वेव आ रही है तो कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि कहीं और नहीं आएगी, हो सकता है कल को ना अमेरिका में सेकेंड वेव, थर्ड वेव वापस आ जाए, है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको ग्लोबल थ्रेट कंसिडर करना चाहिए कि ये पूरे विश्व के लिए परेशानी का कारण है। तो इंडियंस को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। इवन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। इससे क्या होगा, कम से कम एक इंश्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी तो आ जाएगी एटलीस्ट। दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं कि 66 मिलियन वैक्सीन डोसेज हमने अलग अलग कंट्रीज़ को डोनेट किए। ठीक है, पहले तो हमारे क्या थे, केसेस इतने ज़्यादा आए नहीं, तो जो 66 मिलियन वैक्सीन्स थे, लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन्स हमने हमारे जो दोस्तों के साथ में ही शेयर कर लिया, और इसको हमने बोला था वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री। आप देखोगे उस टाइम पर तो क्या था, केसेस कम थे, बट आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि इंडिया ने अपने नेबरहुड को दिया, चलो वहाँ तक तो ठीक था, पर दूर दूर के उन कंट्रीज़ को भी दे दिया जहाँ पर अर्जेंट नीड भी नहीं थी, या फिर इंडिया का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं था। ये यहाँ पर राइटर थोड़ा ट्रांजैक्शनल बोल रहे हैं। उस टाइम पर देखो सिचुएशन ये थी, जैसे आप देख सकते हो कोवैक्स करके जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सेपी हो गया, WHO, सेपी, एक सेकेंड, CEPI है ये, ठीक है, CEPI, सेपी और गावी, ये मिलकर के जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी का टैग भी तो मिला है ना, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी। तो ऐसे में क्या है, इंडिया ने अपनी तरफ से प्रमोट कर दिया, अब सेकेंड वेव आ गई तो दूसरे कंट्रीज पर भी ऑब्लिगेशन बन गई, और इसी के चलते अब यूएसए ने अपनी तरफ से हेल्प ओपन भी किया है। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है, मेडिकल वैक्सीन, ये ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट है, वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं शॉर्टेज में दिखाई दे रही है, हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ तो कम से कम अभी तक पूरे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है कि देखो आत्मनिर्भरता क्या, बेसिकली आप जैसे अब रहते हो किसी भी सोसाइटी में या कहीं पर भी, क्या आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो क्या? आपको डिपेंडेंसी तो दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रखनी पड़ेगी। बट हमारा जो नया जो आत्मनिर्भरता का आइडिया है वो कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनली भी हम एंगेज करेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम राइज करते चले जाएंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि केवल गेट बंद कर लिए और केवल एक घर के अंदर ही ज़िंदगी बिता रहे हो, नहीं तो एक क्लोज सिस्टम हो जाएगा। एक क्लोज सिस्टम हमेशा मरता है, फिर ओपन सिस्टम होने की ज़रूरत है अगर आपको ज़्यादा सर्वाइव करने की ज़रूरत है, तो ये आप चाहते हो लंबा जीना। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है राइटर के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द वैक्सीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो लास्ट पोर्शन है, सीधा मैं उसी पे आ रहा हूँ। बाकी आप देखोगे गावी, सेपी और ये सारा ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं।
तो कुछ नया है वो ये है कुछ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं तो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, बोला हमारे तो बस की बात है ही नहीं। तो ऐसे में अगर हम हमारी जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट है, थर्ड लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट है, और उसकी एंट्री 29 को अगर हम रीड करें तो वो कुछ ऐसा कहता है कि इंटर स्टेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, इसको रोकने का जो सब्जेक्ट है वो एंट्री 29 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं। तो ऐसे में सेंटर अपनी तरफ से अपने हाथ धो करके दूर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी नहीं है। तो एक फंडामेंटल ड्यूटी हो गई कि कैसे भी करके स्टेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब देखो इन्फेक्टियस डिजीजेस की बात करें तो देखो एक्सटर्नैलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। केवल डिजीज से बीमारी हो, बीमारी तक ही अगर बात रुके तो एक बात अलग है, पर ये बीमारी तो ऐसी है, इसके चलते आज नेशनल इकोनॉमी कितना बुरे तरीके से क्राइसिस में आ चुकी है, फिर से एक डेंट पड़ गया है, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है, और पता नहीं आने वाले टाइम पे कितनी कोविड की वेव्स और आ सकती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टेट्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ये सेंटर की खुद की ड्यूटी है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ अरेंजमेंट्स तो हमने किए हैं ना, तो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो खुद से परचेज करे सारे वैक्सीन को और फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कराया जाए। अच्छा, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, जैसे स्पुतनिक वी को हमने अलाउ किया, फाइज़र हो गया, या फिर दूसरे जो वैक्सीन्स अवेलेबल है जॉनसन एंड जॉनसन का, तो उनके लिए हम कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्राइस रेट फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी घाटा ना हो और एक कंज्यूमर पर या एक पेशेंट पर भी ज़्यादा असर ना पड़े, तो एक क्वालिटी अश्योरेंस भी आ जाए। कहने का मतलब वैक्सीन को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करने देना है, तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सप्लाई को इंश्योर किया जा सकता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, नप्पा, NPPA, ये अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करना है, NPPA UPSC, ठीक है, इस पर आप ज़रूर रीड आउट करोगे इसको। तो इसमें आप देखते हो कि इस एजेंसी का मतलब जुरिस्डिक्शन यूज़ करके जो ये वैक्सीन्स हैं, इनकी रेट्स को आप फिक्स कर सकते हो, कैप कर सकते हो। ऐसे में क्या होगा कि जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये अपनी मनमानी ना चलाएं, ऐसे में सरकार को परेशानी ना होगी और ना ही किसी इंडिविजुअल को। दूसरी, अगर हम देखें, कार्टेलाइजेशन का एक डर रहता है। कार्टेलाइजेशन का मतलब हो गया एक ग्रुप बना लेना, कि मान लो ये 4-5 कंपनियां हैं, जैसे कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की, भारत बायोटेक की बात करो, स्पुतनिक वी को डेवलप करने के लिए बात कर लो, इधर क्या नाम था इसका, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, या फिर आप फाइजर की बात कर लो, या फिर आप बात करो इसकी जॉनसन एंड जॉनसन की। तो ये सारे मिलकर के फिक्स कर ले कि यार ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लो अपने, तो प्राइस राइज कर लो। तो ऐसे में सरकार जो है वो कर सकती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यूज़। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यूज़ क्या हो गया, मान लो फाइजर कंपनी है, तो फाइजर कंपनी ने जो सॉल्यूशन तैयार किया उसका उसने पेटेंट ले लिया, ठीक है, कि भाई फाइजर ही इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के वैक्सीन का यूज़ करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो फाइजर ने पेटेंट ले लिया। तो ऐसे में सरकार हमारी क्या कर सकती है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग कब मतलब दे देगी, तो ऐसे में दूसरे जो प्लेयर्स हैं, दूसरे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो बिना कोई फ़ी पे किए वैक्सीन को डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो गया कि थोड़ा सा फाइजर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट अभी सिचुएशन इमरजेंसी की है, वो भी हेल्थ क्राइसिस की, और इसमें भी अगर लोगों पे इकोनॉमिकली ज़्यादा परेशानी आने लग गई तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग अगर कर देंगे तो ये जो पेटेंट ली हुई जो कंपनी है, इसके ही वैक्सीन को दूसरी कंपनियां भी, जिनको ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे दी जाएगी सरकार के द्वारा, तो वो आराम से प्रोड्यूस कर पाएंगे बिना कोई फ़ी पे करें। तो ऐसे में क्या होगा, वैक्सीन कैंडिडेट्स की वैरायटी अवेलेबल हो जाएगी और इजीली इस क्राइसिस को इजीली टैकल किया जाएगा। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मेंटेन करने के चक्कर में अगर
कोई दूसरी कंपनी प्रोडक्शन करती है इन वैक्सीन्स का, तो ऐसे में उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी उस पेटेंटी को, जो कंपनी है जिसने, जैसे फाइजर का मैंने एग्जांपल दिया, तो फाइजर को पेमेंट देना पड़ेगा, तो वैक्सीन तो वो का वो महंगा पड़ जाएगा। तो अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जब HIV एड्स की ड्रग की बात हुई थी तो शुरुआत में $12,000 में अवेलेबल था ट्रीटमेंट। उसमें जैसे ही सिप्ला एंटर करता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग अवेल हो जाती है, तो आप देखोगे $300 पर पर्सन के पॉइंट ऑफ हिसाब से कितनी मिलियंस ऑफ लाइव्स को इजीली सेव किया जा पाया था। तो ऐसे में ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, इसको ध्यान में रख के सरकार को काम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ज़रूरत क्या है कि लोगों की वेलफेयर के लिए कमिटमेंट दिखाए सरकार अपनी खुद की, ठीक है। अच्छा आर्टिकल था, जो मेन चीज़ थी बची हुई वो हमने देख ली, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द गेम मस्ट गो ऑन। इंडियन प्रीमियर लीग हमें पता है अभी चल रही है, आप भी मैच देखते होंगे, और अभी स्टेडियम्स बिल्कुल एम्प्टी है, बायो बबल्स में ये गेम खेले जा रहे हैं। मतलब वहाँ पर जो स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले जो लोग भी हैं उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमारे कंट्री में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, डेथ भी लगातार ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं एक मॉरल आउटरीच देखने को मिला है अभी। मतलब एक तरीके से मॉरली कुछ राइटर्स, जैसे अभिनव बिंद्रा का यहाँ पे सीधा सा स्टेटमेंट कोट मैंने आपको पहले कर दिया था, जो आप देखोगे कि एक ओलंपिक गोल्ड अवॉर्डी है, गोल्ड विनर है, गोल्ड मेडल विनर है, ठीक है। तो ऐसे में उनके द्वारा स्टेटमेंट देना, तो ये बोल रहे हैं ये मॉरल आउटरीच है कि आप एक बार देखो तो सही कि वाकई में इस क्रिकेट मैचेस के चलते क्या वाकई में परेशानियां हो रही हैं, क्या वाकई में रिसोर्सेज को एक तरीके से डाइवर्ट करने की नौबत आ रही है कि भाई बाहर के लोगों को जो ऑक्सीजन या फिर जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है वो IPL मैचेस को कंटिन्यू कराने के लिए इधर भेजने की ज़रूरत आ रही है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो आप इस बेसिस पे या फिर ये कह के आप IPL को रोकने की कहो कि बाहर तो इतना वो चल रहा है, अंदर आप अगर बंद कर दो। इसका दूसरा पहलू भी तो देखो ना कि जहाँ पर एक तरफ जहाँ डिस्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, चिंता ही चिंता का माहौल बना हुआ है, ऐसे में अगर IPL के गेम्स अगर कंटिन्यू रहते हैं तो इनसे कितना एक मौका मिलता है एक इंडिविजुअल को कि वो बैठे आराम से मोबाइल पे देखे, एंगेज रहे। सिनेमा भी कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि अभी जो OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेस को कम कर पाते हो, नहीं तो पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक एक ही चीज़ में फंसे पड़े रहो कि भाई कोरोना कोरोना कोरोना। तो एंजाइटी को भी तो कंट्रोल करना ज़रूरी है ना। तो वो रोल हम, और दूसरी तरफ देखो ना कि कैसे भी करके बाहर का जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर IPL मैचेस का कोई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं देख रहे हो। ऐसा नहीं कि IPL मैचेस के चलते बाहर पेंडेमिक में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। हाँ, क्राउड को अगर बुलाया जाए, वहाँ पर बैठे तो जाकर के बात कही जाए। देखो यहाँ पर अभिनव बिंद्रा ने जो पॉइंट आउट किया उसके ऊपर ये बात बोल दी है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, क्या कि अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर अपनी तरफ से ऑप्ट आउट करे तो वो कोई इशू नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स रिटर्न चले गए, ठीक है, जैसे एडम जैम्पा का नाम है एक केन रिचर्डसन, राइट। तो उन्होंने इसलिए जाना, अपनी तरफ से समझा कि इंडिया में केसेस अगर इसी तरीके से बढ़ने शुरू हो गए तो हम हमारे घर रिटर्न नहीं हो पाएंगे। तो वो उनका खुद का इशू है, वो खुद जाना चाह रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। दूसरा, रविचंद्रन अश्विन, ये भी तो इंडिया के प्लेयर ही हैं, इन्होंने भी ऑप्ट आउट किया है खेलने से क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो कोविड-19 से फाइट कर रही है। तो ऐसे में आप देखो कि एक बायो बबल में ये शील्ड मैनर के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही एक तरीके से आउटलाइन मत करो, एक तरीके से बिल्कुल ही गलत मत समझो, ठीक है। दूसरा, इंडिविजुअल प्लेयर अपनी तरफ से कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्लेयर्स हैं इनकी तरफ से भी तो कंट्रीब्यूशन की डिमांड की जा सकती है ना। जैसे कि पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं पैट कमिंस, उन्होंने $50,000 डोनेट किए हैं PM केयर फंड में। तो ऐसे में BCCI जो कि वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है,
क्रिकेटिंग बोर्ड है, उसके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, मनी भी है, अवेयरनेस भी है, सब कुछ है, तो सरकार को यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहिए कि प्लेयर्स की, सेलिब्रिटीज़ की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि भाई आपके पास में इतना पैसा है, तो जो आज जनता परेशान हो रही है इस जनता की आप हेल्प करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है, गेम को रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है एडिटर के द्वारा। अच्छा आर्टिकल था। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, कई बार दिमाग से निकल जाती है मेरे, तो आप ये कौन सा आर्टिकल, मतलब आर्टिकल जो है वो किस पर्टिकुलर मुद्दे से एसोसिएटेड है या कौन से पेपर से एसोसिएटेड है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो भी हमारे पास में है, तो इसके बारे में आजकल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने लग गया हूँ, तो आप पहले वो देख लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन अनक्वाइट नेबरहुड, सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल। देखो, दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के नेबरहुड में चल रहे हैं, उनको सेटल करने की कोशिशें चल रही हैं। एक है म्यांमार में, तो दूसरा है अफगानिस्तान में। म्यांमार में आसियान रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान में यूएसए और नेटो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके सेटल डाउन हो। तत्मादाव, तत्मादाव का मतलब है म्यांमार की मिलिट्री, ठीक है। उसने फरवरी में जैसे ही मिलिट्री कू किया और डेमोक्रेटिक जो भी स्टैब्लिशमेंट था उसको बिल्कुल कोलैप्स कर दिया, और आज मिलिट्री रूल वहाँ पे चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे अफगानिस्तान में हमने देखा कि पीस समिट लगातार बैक टू बैक हो रही है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है और जो काबुल मतलब सरकार है उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए। तो इस्तांबुल में भी अभी बातचीत होने वाली है वीकेंड्स में, तो बट वही चीज़ है, कितना सक्सेस मिलेगी। तो एक तरफ तो यूएसए नेटो रोल प्ले कर रहा है, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि कैसे भी करके आसियान कंट्रीज़ ने भी मिलिट्री के साथ में एंगेजमेंट कर दी। तो ऐसे में जो प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के चिंता में है कि भाई अगर आपने मिलिट्री रूल को रिकॉग्नाइज ही कर लिया तो फिर लेन देन कहाँ रह जाता है, फिर बाद में आप कहाँ डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो बातचीत होगी उसके पहले तालिबान अपनी तरफ से कंडीशन ये लगा रहा है कि जब तक यूएसए और नेटो की पूरी मिलिट्री फोर्सेस हमारे यहाँ से नहीं चली जाएंगी तब से हम प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं करेंगे। तो आप देखो कंडीशन लगाई जा रही है, और अभी क्या कहा जा रहा है यूएसए के द्वारा कि 11 सितंबर तक हम हमारे ट्रूप्स को सबको ले जाएंगे, 1 मई से शुरुआत हो जाएगी ट्रूप्स के विड्रॉल की। तो एक तरफ तो आप देखो कि काबुल अपनी तरफ से इंटरनेशनल सपोर्ट की बात भी कर रहा है, काबुल का मतलब होगी वहाँ की सरकार अफगानिस्तान की, और दूसरी तरफ तालिबान है वो ये चाहता है कि कैसे भी करके पहले डीमिलिटराइजेशन हो, मतलब वहाँ से पूरी मिलिट्री फोर्सेस बाहर निकल जाए। तो तालिबान एक सुपीरियर फोर्स के तौर पे निकल के आ रहा है यहाँ पर, मतलब सरकार इतनी वीक हो चुकी है तालिबान की कि उनकी बातें तो कम सुनी जा रही है बजाय कि तालिबान की। ये चीज़ हमने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यूएसए ने जैसे ही एंगेजमेंट अपनी शुरू की थी ना तालिबान से बात करने की, तो उस टाइम पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी। तो देखो ये तो डाउट लगातार बना रहेगा कि तालिबान शांति से रहे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएसए ने अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या कहा था कि भाई तालिबान के साथ हम एंगेजमेंट तभी करेंगे जब तालिबान अपनी जो सीज फायर ऑब्लिगेशन है उनको प्रॉपरली फुलफिल करेगा, मतलब फायरिंग ना करेगा, जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारेगा नहीं। बट वही चीज़ है, तालिबान अपनी बातों से बाज आ नहीं रहा है। दूसरी तरफ आसियान का जो इनिशिएटिव है इसमें मिलिट्री लीडरशिप के साथ में एंगेजमेंट होना, और उधर यूएसए का इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर के तालिबान के साथ में नेगोशिएशन करना, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को सेटल करना चाह रही हैं। बोले उस अफगानिस्तान के अंदर मैटर सॉर्टेड हो जाए, इधर म्यांमार का मैटर म्यांमार के अंदर सेटल आउट हो जाए। बट ये चीज़ इतनी आसान है क्या जितनी आसानी से बातचीत हो रही है? ये बहुत डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं। इन डिफ़िकल्ट इश्यूज़ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब बातचीत होनी शुरू होती है ना और एक दूसरे पे जब ब्लेम गेम शुरू होते हैं तब कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार ही नहीं होता है। और जब आमने सामने की दो कॉन्फ्रंटिंग पार्टीज एक दूसरे से नेगोशिएशन के लिए रेडी ही नहीं है, कंडीशनैलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो ऐसे में क्या सेटलमेंट हो पाएगा? ठीक है, तो एक तो क्या है कि डोमिनेंस अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इधर तालिबान करना चाहता है तो उधर मिलिट्री अपनी पावर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती है। अच्छा, अगर हम सिविल वॉर्स की, ये दोनों कंट्रीज किस चीज़ से पीड़ित अभी,
सिविल वॉर्स, बेसिकली वहाँ के खुद के डोमेस्टिक वॉर्स चल रहे हैं। अब सिविल वॉर्स की अगर हम बात करें तो देखो, या तो कोई एथनिक इशू को लेकर के, या रिलीजियस इशू को लेकर के, या रीजनल इशू को लेकर के, या लैंग्वेज को लेकर के, वहाँ पर जो सोसाइटी में गैप है, क्लिवेजेस हैं, उनकी चलते ये सिविल वॉर्स चलते रहते हैं। अब आप देखो कि नॉर्मल कंडीशंस अगर रहे, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेट का मतलब सरकार के हाथ में पावर्स अच्छी खासी हैं, कोल्ड ब्लडेड मैनर के अंदर डिस्प्यूट चल रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मार काट तो एटलीस्ट नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे में आप आराम से दोनों पार्टियों को बिठा करके और शांति से मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट ये जो दोनों तरीके के दोनों साइडों में हमारे सिविल वॉर चल रहे हैं ना, वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि इतना शांति से आप सॉल्यूशंस पे अप्रोच कर पाओ, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल डिमांड इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल है। उधर मिलिट्री अपने हाथ में पावरफुल रहना चाहती है, तो इधर तालिबान अपने स्टेक्स को बिल्कुल डाउन नहीं करना चाहता। तो दोनों तरफ के सिविल वॉर्स जो हैं वो सेम कंडीशन में नहीं चल रहे हैं, अलग अलग मैनर में चल रहे हैं, पर उनके अंदर आप देखोगे ना तो दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है, दैट इज़ लॉन्ग हिस्ट्री। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का ये जो पूरा मुद्दा है 1970 के दशक से शुरू हो जाता है, 1970-80 के दशक थे, और उसमें आप देखोगे अलग अलग फेजेस देखने को मिलता है। सबसे पहला लेफ्ट विंग गवर्नमेंट का आना अफगानिस्तान में, ठीक है। दूसरा सोवियत यूनियन का वहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन जमा लेना, कि वहाँ पर यूएसएसआर की डोमिनेंस आ गई अफगानिस्तान में। फिर क्या होता है, यूएसएसआर को भगाने के लिए पाकिस्तान की हेल्प लेता है यूएसए, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, और यूएसए की हेल्प लेकर के फिर जिहाद का नाम लेकर के वहाँ पर लड़ाके भेजता है, और जिहाद जब चलता है तो रशिया फिर रिट्रीट कर देता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है अफगानिस्तान से। और फिर 2001 में 9/11 अटैक होता है, और वही लड़ाके जो पाकिस्तान की हेल्प से अमेरिका ने भेजे थे रशिया को भगाने के लिए अफगानिस्तान में, तो उन्हीं लड़ाकों ने 9/11 अटैक कर दिया ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में अलकायदा ने। फिर यूएसए का मिलिट्री इंटरवेंशन होता है जो कि अभी तक चल रहा है, और अब यूएसए विड्रॉ करना चाह रहा है। तो ये तो हो गई देखो अफगानिस्तान की हिस्ट्री जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी तरफ म्यांमार की अगर बात करें तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करें, जो आज टेंशन चल रही है, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ मिलिट्री, दोनों के बीच में, तो इसकी शुरुआत 1988 में होती है, जब आप देखोगे कि आंग सान सूची की इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे इनको गजब की विक्ट्री मिलती है, मतलब चुनाव में बहुत ज़्यादा इनको जीत मिलती है। तो ऐसे में आप देखोगे कि मिलिट्री ने देखा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है, तो फिर मिलिट्री ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। उस टाइम पर आंग सान सूची को जेल में डाला था और 20 साल तक जेल में डाल के रखा, फिर 2008 में जाकर के उनको फ्री किया था जेल से, ठीक है। फिर 2010 के बाद में कैसे जैसे करके को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने की बातचीत हुई कि हाँ भाई डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक पावर्स या फिर जो भी सरकार है वो और मिलिट्री दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, और कैसे जैसे 5-7 साल निकाले थे, और अब आप देख सकते हो फरवरी में फिर से मिलिट्री ने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया और अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली, और आंग सान सूची और ऐसे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनको फिर से जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों तरफ की हिस्ट्री हमने जानी। तो ये प्रॉब्लम जो है अगर वो समझ में आ गई, तो अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, कि जब कभी भी सिविल वॉर्स की आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हो या पीस या रिकॉन्सिलिएशन की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हो कि दोनों के बीच में कैसे भी मैटर सॉर्टेड हो, तो उसके लिए 3 बेसिक थीम्स होती हैं। उन 3 बेसिक थीम्स को अब हम समझते हैं। सबसे पहला तो होता है कि आप वायलेंस को ख़त्म करो। आज अफगानिस्तान की बात करें तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है, क्योंकि तालिबान जो है वो रिसर्जेंट है। रिसर्जेंट का मतलब रिवाइवल पे है, खुद से अपने आप को स्ट्रांग बनाने में कैपेबल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो वीकर है, तो ऐसे में तालिबान बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि वो अपने स्टेक्स को डाउन करे, अपनी पावर को रिड्यूस करे। अब जैसे ही यूएस फोर्सेस अपने आप को वहाँ से विड्रॉ कर रही है, तो आप देख सकते हो कि तालिबान अपने मैनर को बिल्कुल चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। सेम चीज़ आप देख सकते हो म्यांमार में। म्यांमार में भी मिलिट्री अपनी तरफ से अपनी पावर को बिल्कुल कम नहीं करना चाहती, बट वही चीज़ है कि मिलिट्री के ऑपोजिशन में जो लोग खड़े हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन होना चाहिए, ठीक है। बट वही चीज़ है कि क्या वाकई में इतना आसान है जितना आसानी से हमने बात कर ली, तो वायलेंस का ख़त्म होना। दूसरी चीज़ आ जाती है आसियान का जो इनिशिएटिव है
कि कैसे भी करके म्यांमार में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग स्टैब्लिश किया जाए, जिसमें कि जितने भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं म्यांमार की, जो लोकल प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हो गई, मिलिट्री हो गई या दूसरे जो ग्रुप्स हैं, तो उनके बीच में बातचीत करवा करके कैसे भी करके एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो क्या ये भी इतना ही आसान है? देखो, ये तो म्यांमार का मुद्दा तो आसियान के थ्रू हो रहा है। अगर तालिबान और अफगानिस्तान की बात करें तो इनके बीच में ये मुद्दा तो पहले से ही इंटरनेशनलाइज हो चुका है। यहाँ पर यूएस, नेटो, यूएसए की मिलिट्री फोर्सेस, नेटो की मिलिट्री फोर्सेस और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो अपने इन्वॉल्वमेंट हैं, वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ अभी इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं हो पा रही है कि मीडिएटरशिप के लिए तो दोनों तरफ, म्यांमार में भी रेडी है आसियान, तो अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट्स करवाए जा रहे हैं। पर एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है, जितनी पीस स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्या वो हो पा रहा है? ये भी अपने आप में मुश्किल है। तो दूसरा क्या होता है कॉन्सेप्ट सिविल वॉर को ख़त्म करने का? कंस्ट्रक्टिव डायलॉग स्टैब्लिश करना। अच्छा, अब दोनों पार्टीज़, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़, आमने सामने वाली पार्टीज़, ऑपोजिशन पार्टीज़ बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर तीसरा रोल आ जाता है किसका? किसी इंटरमीडिएटर या फिर किसी इंटरलॉक्यूटर का। तो इसके लिए आसियान ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हम एक स्पेशल एनवॉय डिप्लॉय करेंगे, जिसके चलते वो दोनों पार्टी से, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी से एंगेजमेंट इंश्योर करेगा। बट वही चीज़ कि यहाँ पर मिलिट्री, अब वो स्पेशल एनवॉय है, उसकी कितनी सक्सेस इंश्योर कर पा रहा है, वो मतलब अपना कितनी इफेक्टिवनेस शो कर पा रहा है, वो देखने वाली बात है। देखो, पीस डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा से हाईलाइट रही है। ऐसी बात नहीं है, पीस को कोई चाहता नहीं है, अल्टीमेट गोल जो होता है वो पीस ही रहता है। दूसरी तरफ आप देखो कि तालिबान भी अपनी तरफ से जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो ये भी तो सोचता ही है ना तालिबान कि अगर हमें पूरा अफगानिस्तान हमारे हाथ में आ जाता है, और वो अपनी जिस तरीके का रिजीम 1990s के टाइम पे तालिबान ने रखा था, रूलिंग अपनी रखी थी अफगानिस्तान में, उस टाइम पर क्या तालिबान को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का सामना करना पड़ा था। सेम चीज़ आप अप्लाई करो म्यांमार की मिलिट्री पे भी, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रख दिया था और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ा था, सैंक्शंस लगा दिए गए थे। तो दोनों तरफ ये जो रेडिकल्स है ना, तालिबान की बात करो या फिर उधर मिलिट्री की बात करो, जो एक्सट्रीमिज्म दिखा रहे हैं, बोलो उसके रेपरकशंस कुछ भी हो उसके लिए वो रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पहले सर्वाइव कर ली। तो ऐसे में इतना आसान भी नहीं है कि जो इंटरलोक्यूटर या फिर जो इंटरमीडिएट एनवॉय आप डिप्लॉय करने की बात कर रहे हो, वो इजीली काम कर पाएगा। देखो, एक्सटर्नल प्रेशर लगे या ना लगे, उसका इतना ज़्यादा असर नहीं है। रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर लगाने वाले जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तब क्या होगा, ये बताओ आप। अगर बाहर के लोग जैसे अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ अफगानिस्तान में तालिबान पर प्रेशर बना रहे हैं कि भैया आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं हाँ हम आपसे कोई लेना देना ही नहीं रखेंगे, पता पड़ा यूएसए और यूरोप के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट आने लग गए, कुछ इश्यूज डेवलप होने लग गए, तो ऐसे में अफगानिस्तान का मुद्दा एकदम गौण हो जाएगा, एकदम वेग हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा असर करेगा, ये तो देखो टाइम ही बताएगा। लगता तो नहीं है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ और ही बता रहा है। तो देखो, कुछ सिविल वॉर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक्सटर्नल एफर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में अभी तक का जो जितना कुछ भी चल रहा है, उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे ही म्यांमार की अगर बात करें तो यहाँ पर इतनी क्लैरिटी हमारे सामने है नहीं। तो देखो, एविडेंसेस तो ये कहते हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ में जो स्ट्रॉन्गर पार्टीज़ है ना, वो ही अगर खुद की रीथिंकिंग कर ले, खुद को अपने रीओरिएंट कर ले, अपने खुद की प्रिंसिपल्स को थोड़ा चेंज कर ले, तब तो एक पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट निकल के आ सकता है। नहीं तो देखो, फिर बाद में ये जो तालिबान और इधर जो मिलिट्री है ना, ये अपने हाथ से पावर्स को जाने नहीं देंगी और अपनी तरफ से दादागिरी बहुत ज़्यादा चलाएंगी, जो कि चिंता का कारण भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द फर्स्ट फास्ट। आर्टिकल लिखा है समीना दलवई ने। तो यहाँ पर हम सीधा आ रहे हैं कि मैं ये बता रहे हैं रमज़ान का मैंने फर्स्ट फास्ट किया, ऐसे करके थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे हम कि मोहम्मद, ठीक है, एक मर्चेंट थे, मतलब एक व्यापारी थे जो कि मक्का में रहते थे, और उन्होंने पहला कॉल रिसीव किया। मतलब एक तरीके से ये माइथोलॉजी है इस्लामिज़म की कि उन्होंने पहली बार अल्लाह को आप ALLAH सेपरेट करके पढ़ो, द गॉड, वहाँ से उनको एक कॉल आती है 1612 में। और कैसे भी करके जो प्रॉब्लम चल रही थी अरेबिया में, जहाँ अरेबियन पेनिनसुला, जहाँ पे आज आप देख सकते हो ओमान, यमन, सऊदी अरब खुद हो गया,
कुवैत, ये सारे मिलकर के कंट्रीज़ जहाँ पे आज मतलब जैसे अब मक्का की जो हज यात्रा होती है मक्का से मदीना, वो सारा एरिया उस पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पर क्या ट्राइबल लोग थे। वो ट्राइबल लोग क्या थे, अब देखो रिसोर्सेज की जब स्कैसिटी होती है तो वहाँ पर एक दूसरे से लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो ऐसे में ब्लड शेड बहुत हुआ करता था, मारकाट हुआ करती थी, लड़ाइयाँ चलती रहती थी ट्राइबल लोगों में। उनमें से एक ट्राइबल वो सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश थी और जिसका सिटी ऑफ मक्का पे रूल चल रहा था, वो थे क्वाराइज। ठीक है, मैं हो सकता है क्वाराइज नाम बोलूँगा मैं, ठीक है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, बट आप समझो स्टोरी को। तो ऐसे करके 1612 में इनके पास में अल्लाह का ऑर्डर आता है, सिग्नल आता है कि भाई आप इन लड़ाइयों को ख़त्म करो, क्योंकि इन लड़ाइयों से होगा क्या, अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा परेशानियाँ किसको होती हैं, गरीब लोगों को होती है। तो वही चीज़ 7th सेंचुरी की अगर हम बात करें, ये 7th सेंचुरी 1612 7th सेंचुरी में था, तो मक्का में रिच क्लेन ने अपनी तरफ से काबा को ऑक्यूपाई कर लिया, या फिर जो मेन सेंटर था वहाँ पर तो क्या थे, जो रिच लोग थे वो, और बाहर के जो आउटस्कर्ट्स थे वहाँ पर पुअर लोग थे। ठीक है, तो ऐसे में जो परेशान लोग थे, जैसे कोई ऑर्फन है, जैसे बिल्कुल ही एकदम क्या कहते हैं, ऑर्फन का मतलब आप जानते हो ना, बिल्कुल जिसका कोई आगे पीछे कोई रिश्तेदार ही ना हो, विडोज़ हैं, उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मतलब जो वीकर सेक्शन था, डाउनट्रोडन सेक्शन था, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में ये जो गॉड का कॉल था, मोहम्मद प्रॉफिट जब बनते हैं उससे पहले मोहम्मद के पास में, तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से काम करना शुरू किया कि कैसे भी करके ये जो डाउनट्रोडन सेक्शन जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम परेशानी से बाहर निकालें। आज जो वर्ड आप हिंदी या उर्दू में यूज़ करते हो ना, जाहिल का मतलब होता है इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट का मतलब जो कि रियलिटी को ना माने। तो ऐसे में इस्लामिज्म में या मुस्लिम्स जो हैं वो प्री इस्लामिक पीरियड, मतलब ये 612 में जब मोहम्मद साहब प्रॉफिट मोहम्मद साहब में कन्वर्ट नहीं होते, उसके पहले का टाइम एक टाइम ऑफ इग्नोरेंस की तरह कंसीडर करते हैं, जिसको हम बोलेंगे जाहिलिया। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या लोग रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके केवल अपनी एनिमल डीड्स को पूरा करना कि हाँ भाई हमारा पेट भर जाए, उसके लिए वो लड़ाइयाँ करते रहते थे। तो ऐसे में फिर मोहम्मद ने इन जो जिल्म थे, जो फॉलोवर्स थे इनके, इनसे एक्सेप्ट की। जिल्म का मतलब हो गया अरेबियन लैंग्वेज में वर्च्यू, कि गुणकारी लोगों से एक डिमांड की कि कैसे भी करके हमें खुद की प्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लाइफ में टेम्परेरी टर्म ज़्यादा यूज़ की, कहने का मतलब किराए का मकान है, ये शरीर किराए का मकान है, इसको आप अपने हिसाब से मत चलाओ, इसको ऐसे सोचो कि इस मकान को आपको फिर से लौटाना है। तो टेम्परेरी टर्म, पेशेंटली आप अपनी लाइफ को कंडक्ट करो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर कियो। तब जा करके उन्होंने एक टर्म यूज की जिसका नाम था जिहाद। और जिहाद वर्ड का मतलब जो आज जो रेडिकल्स या फिर आप एक्सट्रीमिज्म देखते हो वो ना होकर के रियलिटी में प्रॉफिट ने जो प्रोक्लेमेशन दिया था वो ये कि हम जिहाद का मतलब है कि हम खुद से खुद की लड़ाई करेंगे, खुद से खुद को प्योरीफाई करेंगे। अगर हम खुद से खुद की जो हमारी स्ट्रगल है उसको हम फाइट कर लेंगे तो दूसरों के दिलों को जीतने में और सोसाइटी हार्मनी लाने में परेशानी नहीं होगी। तो एग्जैक्टली ये जिहाद जो प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया था वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें पेशेंटली धैर्य के साथ में दूसरों के साथ दया भाव रख करके और खुद को ज़्यादा सफरिंग दें। इससे क्या होगा कि हमें पता रहे कि दूसरा कितना पीड़ा में जा सकता है। तो बोला ये चीज़ यहाँ पर ये रमज़ान के मंथ में हमें समझ में आती है, ये चीज़ राइटर बता रही है अपनी तरफ से। ठीक है, तो सेल्फ सफरिंग जो है ना वो सरेंडर के इक्वलेंट है बेसिकली, कि आप अपने आप को बिल्कुल रेडी रखते हो कि भाई बुरे से बुरी परिस्थिति में भी मैं कैसे सर्वाइव करूं जिससे कि दूसरे को परेशानी ना हो। तो फूड और वाटर के बिना जब पूरा दिन निकलता है तो शाम के टाइम पे एक गिलास पानी का इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके सामने सोना चांदी कुछ भी रखो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। तो ये चीज़, इस चीज़ की वैल्यू बताने के लिए ये रमज़ान मंथ में ये इनका जो मतलब जो इन्होंने जो एक ये जो फास्ट रखा है, राइटर जो बता रही है अपना एक्सपीरियंस, बोले ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की कि सुबह से लेके शाम तक आप कुछ खाओ नहीं, कुछ पियो नहीं, और शाम को आप केवल एक गिलास की इंतज़ार करो कि पानी का गिलास कैसे भी मिल जाए मुझे।
तो जब हंग्री रहता है आदमी, थर्स्टी रहता है, तो उसके सामने और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेन है कि आप खुद सेल्फ एनालिसिस करो, उसके लिए ये मंथ अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है। ठीक है, बस मारकाट को ख़त्म करने के लिए तो प्रॉफिट मोहम्मद ने आइडियाज़ दिए थे, और उसी मारकाट का शुरुआत जब कर दी गई थी, बाबर ने भी जिहाद का ही नाम लिया था एक तरीके से जब अटैक किया गया था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर राइटर बोल रही है कि जो ISIS है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो भी क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन लेकर के और फिर बाद में अपने काम को बढ़ा रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी डोमिनेंस क्रिएट हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद का जो आइडिया है उससे साइड लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, काफिर वर्ड बहुत बार आपने सुना। ठीक है, काफिर का मतलब नॉन बिलीवर्स, जो विश्वास नहीं रखते हैं इस्लामिज्म में, या फिर नॉन मुस्लिम्स हैं उनको। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये वर्ड कभी यूज नहीं किया, क्योंकि इनका मानना ये था कि जो मोजेस है, अब्राहम है और जीसस हैं, बोले ये सारे के सारे भाई थे। तो अब अगर वो काफिर बोलेंगे, नॉन बिलीवर बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अपने पूर्वजों को वो नॉन बिलीवर बोल देंगे। तो ये चीज उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की कि मैं मेरे पूर्वजों को ये कहूं कि वो बिलीवर नहीं थे। ठीक है, तो इसी चीज को इन्होंने कंटिन्यू रखा। साथ में अभी जो हम देख रहे हैं, तो जाहिलिया वर्ड जो यूज हुआ, जाहिलिया का मतलब आप समझ गए, एक पीरियड जिस टाइम पे इग्नोरेंस थी, इस्लामिज्म से पहले का टाइम। ठीक है, और काफिरन का मतलब हो गया नॉन बिलीवर्स का जो टाइम था, बोलो वो भी टाइम कहीं ना कहीं इस्लामिज्म से एसोसिएटेड ही था। ठीक है, तो ऐसे में राइटर जो बोलना चाह रही है मेन चीज वो ये कि एक तो ये कि आप सेल्फ एनालिसिस करके रहो। ठीक है, जब आप, वही गांधी जी वाला सिस्टम कि भाई सत्याग्रह, दैट मीन्स बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप ब्रेक डाउन नहीं होगे, आप टूटोगे नहीं। ऐसे में आपका सर्वाइवल भी आसान रहेगा, दूसरों के लिए, आपके लिए, आपके मन में जो प्यार रहेगा वो भी बना रहेगा। जो वुमेन, यूथ, स्लेव्स, वीकर क्लेन, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था ना मक्का में, उनके लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उनके लिए स्ट्रगल किया। और आज आप देखोगे कि उनके जो मेन प्रिंसिपल्स थे, उनमें जो काम किया, फर्स्ट प्लेस क्या थी प्रॉफिट मोहम्मद की, एक तो कोई झूठ ना बोले, दूसरा कोई चोरी ना करे, और तीसरा इन्फेंटिसाइड, मतलब कि जो कन्या भ्रूण जो होता है, पेट में जो कन्या का भ्रूण होता है, उसको ना कोई मारे। ये 3 प्रिंसिपल्स पे इन्होंने काम करना शुरू किया मेनली। और लास्ट में फिर राइटर बोलना चाह रही हैं कि आज हम हिंदू, मुस्लिम्स, इन सबको देखते हैं कि माउंट मैरी पे जाकर के वो कैंडल जला रहे हैं, हाजी अली की दरगाह पे सब जाकर के मत्था टेक रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, बोले रिलीजन जो है ना, धर्म जो है, वो ओपियम ऑफ मासेज है। बोले केवल और केवल दुनियादारी को पागल बनाने का तरीका है। बट राइटर यहाँ पे बोल रही है कि जो रिलीजन है ना, ये शाई ऑफ द ऑप्रेस्ड भी है, कि धर्म जो है वो पीड़ित लोगों की आहें भी है, उनकी पीड़ा भी है। क्योंकि धर्म अगर ना हो तो धर्म के नाम पर जो लोग पावरफुल हैं, धर्म ना हो तो जो पावरफुल हैं वो जो कमज़ोरों को हमेशा परेशान करेंगे, और धर्म अगर है तो जो पावरफुल है वो धर्म के नाम पर ही, ज़्यादा भी नहीं तो धर्म के नाम पर ही थोड़ा सा कल्याण का काम कर देगा, है कि नहीं। अच्छा आर्टिकल था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो इस तरीके से वीडियो हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। और कौन सा पेपर कौन सा आर्टिकल किससे एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड मैं आपको नीचे लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वो शेयर किया हुआ है। ठीक है, देख लेना आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।